लिम्फोमा ये रेगुलर प्रोग्राम से हमारे हट करके है, ये नया प्रोग्राम है। लेकिन हमारा मेन मकसद था हमारा पुराने प्रोग्राम को कंप्लीट करना, लेकिन वो आज यहाँ पे ना हो पाने की वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने की वजह से उस प्रोग्राम में, इसलिए उस प्रोग्राम को नहीं दिखा पा रहे। लिम्फोमा लिम्फ नोड पे ही होता है। लिम्फ नोड्स आप देख सकते हैं यहाँ बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। थाइमस के अंदर भी लिम्फोमा होता है, स्प्लीन के अंदर और लिम्फ वेसल्स के अंदर। लिम्फोमा टाइप्स, कॉज, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। L1 का जो इफेक्ट है वो यस ग्लैंड्स पे होता है, और इसका पूरा जो मेडिसिन है अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। L1 पूरे स्ट्रक्चर पर, और S1 जो है इनकी फ्लूइड्स पे है, लिम्फ फ्लूइड्स पे है, प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड्स। A3 का यूज आर्टीरियल एंड वेनस और सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम पे होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टरी भी है और वेन भी है। अगर ब्लॉकेज पैदा होता है तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होगा ड्रेनेज सिस्टम में होगा, जिसकी वजह से कलेक्शंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा टॉक्सिकेशंस का। और टॉक्सिकेशन कार्बनिक सेल्स, कार्सिनोजन सेल्स अगर बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं तो म्यूटेशंस में चले जाते हैं। म्यूटेशंस की वजह से सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कलेक्शंस सेल्स का बढ़ जाता है और ये इनलॉर्ज हो जाती है, इन्फ्लेमेट कर जाती है। तो इन दोनों ड्रेन सिस्टम्स और सप्लाई सिस्टम दोनों, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का कंटिन्यूस होना चाहिए। और ये खास करके आपका लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे लिम्फोमा के अंदर सिस्टम फेल होते हैं। सिस्टम क्यों फेल होते हैं? तो इम्यून सिस्टम की कॉज होता है इसका। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होते हैं तभी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, और उस कंडीशन में इम्प्योरिटी ऑफ लिम्फ एंड ब्लड जो हमारी थ्योरी है उस एक के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो हमारा पहला मीन्स जो होता है, पहला जो सब्जेक्ट होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। तो यहाँ पर जब हम L2 यूज़ करते हैं जिसमें S1, L1, A3 दोनों तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। S1 जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ, और L2 L1 जो होता है ये कंस्ट्रक्शनल और मेंटेनेंस ऑफ ग्लैंड्स, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वेसल्स, ये वेसल्स के ड्रेन सिस्टम को L1 कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे A3 एंजाइट को 3 जो सिस्टम्स होता है हमारा, एक मिनट से चेक कर लेते हैं प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ का जो सिस्टम है यहाँ का, ये अब ये तीनों मिलकर के, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इन्फ्लामेशन है, लाइक लम्बनेस है, जैसे भारीपन महसूस हो रहा है, तो हम WE इस्तेमाल करेंगे। अगर लाइक स्टोन्स, ये ग्लैंड्स बढ़ गई है, इनलॉर्ज हो गई है, तो लाइक स्टोन में हम RE का यूज़ करें किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको सबसाइड करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, हम कंजेशन को दूर रिमूव करने के लिए। RE पूरी बॉडी के कंजेशन को रिमूव करता है, सर्कुलेशन को फास्ट करता है, और सेल्स को डिफ्यूज़ करता है। जैसे कि अगर कोई कंस्ट्रक्ट हो गई चीज़ उसे डिफ्यूज़ करके ब्लास्ट कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करके, तोड़ करके, ब्रेक करके एक्सक्रीटरी सिस्टम के से थ्रू वो बॉडी से आउट कर देता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो मेडिसिन देना होता है, यहाँ पे ये सारे सिस्टम को मैनेज करना होता है। तो इस वजह से ये पेरिफाई हो जाता है। अब रहा सवाल, इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्ट कर गया है तो सेल हैं, सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं, एबनॉर्मल सेल्स हैं। अब इन सेल्स को ट्रीट करने के लिए हम C ग्रुप की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि C5 ले लेते हैं। C5 ऑल बॉडी इन्फ्लामेशन, चाहे वो मसल्स के अंदर हो, लिम्फ नोड्स के अंदर हो, ऑर्गन्स के अंदर हो, या कैंसर का फोर्थ लास्ट स्टेज हो, या पैरोटिक कंडीशन हो,
या बैड स्मेल वाला कोई बॉन्ड्स हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर यहाँ पर पेन लाइक सिजेरियन है, इन्फ्लामेशन है, या ब्रेस्ट कर गया है, ओपन हो गया है यहाँ पे ग्लैंड्स, एक्सटर्नल सेक्रेशन भी शुरू हो गया है, ऐसी कंडीशन में हम जी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जी बर्निंग पेन, शूटर पेन और लाइक सिजेरियन पेन, जैसे कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट अक्सर कहता है कि फाड़ने काटने वाला दर्द, तो उस टाइप के पेन में जी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वाई स्पाज्मोडिक पेन पे आता है, लेकिन वाई की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। हाँ, रेडनेस है अगर ग्लैंड्स के ऊपर, अगर वहाँ पर रेडनेस है, रेडनेस में हम बी, और आसपास में जो कंजेशंस है, जो इन्फ्लामेशन है, उसको रिमूव करने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसमें ब्लीडिंग हो रही हो तो भी हम बी का इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लिम्फोमा, लिम्फोमा इंट्रोड्यूस हो रहा है। लिम्फोमा यहाँ पे हमने दे दिया है S1 L1 A3 C5 RE WE BGE, सॉरी यहाँ पे, तो ये है जी। और रेदर्स RL, two definitions: lymphoma are malign neoplasma originating in the bone marrow, बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। अब बोन मैरो का आ रहा है, तो हम सेकंड जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें S5C4 कर देंगे। अगर हमने यहाँ इन इलेक्ट्रिसिटी में से कोई एक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली है तो C4 के साथ हम G को ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर हमने G को यहाँ यूज़ किया है तो RE को C4 S5C4 के साथ यूज़ करेंगे। अगर फीवर है तो फीवर में चाहे हम यहाँ पे F1 ऐड कर दें, या हम S5C4 F1G कर सकते हैं। अगर हमें G नहीं देना है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, बैड स्मेल नहीं है, तो WE, क्योंकि ये मैगलिन नियोप्लाज्मा ओरिजिनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बोन मैरो को यहाँ पे WE देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में ले जाएगी। डेफिनेशन: lymphomas are malignant neoplasma originating in the bone marrow and lymphatic structures, resulting in the proliferations of lymphocytes. Classification: Hodgkin's lymphoma, no Hodgkin's lymphoma, सॉरी, हॉस्किंग लिम्फोमा दो टाइप के होते हैं, नॉन हॉस्किंग लिम्फोमा। हॉस्किंग लिम्फोमास, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोमा in which cancer originate from a specific type of white blood cells called lymphocytes। ये white blood cells के अंदर होते हैं और जिसे हम कहते हैं lymphocytes। किससे जानते हैं? Non-Hodgkin's lymphoma, it is a different group of blood cancer that is include any kinds of lymphomas except Hodgkin's lymphoma. Comparison of HL and HL, cellular origin, B lymphocytes, T 90% total leukocyte, lymphocyte 10%, और extent of disease localized to regional but may be more widespread, disseminated. B. Symptoms: extranodal involvement common or rare 40% common. Hodgkin's lymphoma, staging system for HL and NHL. Hodgkin lymphoma, a non-Hodgkin lymphoma. Stage 1, environment of single lymph nodes. Stage 2, involvements of 2 or more lymph nodes on one side of diaphragm. Stage 3, lymph nodes involvements above below of the diaphragm। आगे पिक्चर आएगी उसमें आप समझ सकते हैं।
डायफ्राम, स्टेज 4 involvement of outside of diaphragm. Etiology: infection with Epstein-Barr virus HIV. इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ज़्यादातर इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. ये ऑक्यूपेशनल टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड्स और बेंजीन. ये बेंजीन एसिड ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं जगहों पे, और फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड की में इन चीज़ों की क्वांटिटी मिल जाती है पेस्टिसाइड्स की. रीज़न क्या है कि जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं फास्ट फूड के अंदर, वो प्रॉपर वॉश नहीं करते. आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड पे, आप कभी कोई बना कुछ तैयार कर रहा हो, आप वहाँ खड़े होकर देख सकते हैं जब वो तैयारी कर रहा हो. ख़ास करके हमारी नज़र चाइनीज़ आइटम पे पड़ी, और चाइनीज़ आइटम कुछ इसी तरीके से कोरिएंडर है या गार्लिक लीव्स हैं या ऑनियन लीव्स हैं, डायरेक्ट बगैर वॉश किए वाटर से डायरेक्ट उन लोग काट देते हैं, और इस तरीके से ये जो पेस्टिसाइड्स पड़ती हैं उस पर डाली हुई होती हैं, वो पेट में जाती हैं, और ज़्यादा खाने वालों के लिए चांसेस बन जाता है. और कई बार मेडिसिन टॉक्सिन्स मीन्स ड्रग्स की वजह से भी ये चांसेस बन जाते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस: फीवर, पहला फीवर आएगा. अब अगर फीवर आता तो F1 इंक्लूड करें. सर्वाइकल एक्सेलरी, अब सर्वाइकल एक्सेलरी है तो जो हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट बताया है उसमें C5 की जगह पे यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो देंगे, और ना फिर यहाँ पे C3 हम यूज़ कर लेंगे. इंगुअल लिम्फ नोड्स, इनलार्जमेंट, फीवर, नाइट स्वीट्स और वेट लॉस और फैटिगो और सीवियर इचिंग. वीकनेस, चिल्स, टेकोकार्डिया. टेकोकार्डिया आया, देखिए यहाँ पे चिल्स के अंदर हम जनरली F1 देते हैं, और कभी भी सर्दी ज़्यादा लग रही हो. वीकनेस के अंदर हम S10 और W आफ्टर मील्स कर सकते हैं. एल्कोहल इंक्लूड्स पेन और एनीमिया. एनीमिया के लिए जब हम C4 देंगे, एनीमिया को पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे, रिपोर्ट देखते हैं, तो अगर निमोनिया काज हो रहा है तो सीधा जो हमने पहला ट्रीटमेंट दिया जिसके अंदर C5 बताया है ऐड करने के लिए, L2 और C5 को हम हटा देंगे, वहाँ से C4 और F1 और WE ऐड कर देंगे. तो इससे हमारा एनीमिया, टेकेकार्डिया और F1 भी ऐड होगा वहाँ पे, चिल्स और वीकनेस, ये एक साथ. एल्कोहल इंक्लूड्स पेन जो होता है वो S1 से रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा. हेपेटो स्प्लेनोमेगली, अगर ये कॉज बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे S10 C10 और A1 A3 एक जगह पे यूज़ हो रही है, तो दूसरी जगह पे हम A1 यूज़ कर सकते हैं. और मैगली है तो यहाँ पर हम BE यूज़ सकते हैं. बी मीन्स मैगली मीन्स इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना. तो ऐसी कंडीशन में जहाँ भी कार्डियोमेगली हो या हेप्टोमेगली हो, ऐसी जगह पे BE का यूज़ किया जाता है. वेट लॉस, बोन और फ्लाइंग पेन, ये इसमें G आ जाएगी C4 के साथ जब हम G ऐड करेंगे, और C4 के साथ G ना भी ऐड करें तो S5 C5 GE कर देंगे, तो ये बोन और फ्लाइंग पेन आ जाएगा. कफिंग अगर आ रही है तो पहली वाली मेडिसिन के अंदर हम P ग्रुप की अकॉर्डिंग कंडीशन P1 P2 P3, लाइक एडल्ट P1, कंजेक्टेबल और ब्रीथलेसनेस कफिंग, सो यूज P2, और फीमेल एंड चाइल्ड P3 एंड ओल्ड एज P4. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये P1 ऐड कर देंगे फर्स्ट मेडिसिन के अंदर. रेड पैचेस ओवर द स्किन, रेड पैचेस ओवर द स्किन, जब रेड पैचेस अगर दिखने लगे स्किन के ऊपर तो हम WE की जगह पे BE का इस्तेमाल करेंगे, और ये हम S5 C5 A1 और BE के साथ यूज़ कर सकते हैं रेड पैचेस के अंदर. सफोकेशन, ये पेक्टोरल ग्रुप के मेडिसिन में आ जाएगी. हाँ, वहाँ पे अगर सफोकेशन हो रहा है तो सफोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं S2, सफोकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे
S2 P ग्रुप की मेडिसिन अकॉर्डिंग कंडीशन, और यहाँ पर A1 क्योंकि सफोकेशन जब होता है कंजेशन ऑफ लंग्स हो या ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लंग हो, तो ऐसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए हम C5 यूज़ कर सकते हैं, और S2 P1 A1 C5, और अगर हमने बाकी में इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ कर ली है तो यहाँ पर B का यूज़ करेंगे। अगर B का यूज़ हो गया है, कहीं पे हमने कर लिया है, तो यहाँ पे WE का इस्तेमाल करेंगे। 3 इलेक्ट्रिसिटी एक साथ यूज़ की जा सकती है, लेकिन एक साथ में कम से कम हाफ आवर का इंटरवल होना चाहिए। WE जब हम यूज़ करते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा कम वीक होता है, और हमें कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना होता है। ये थेरेप्यूटिक्स है। डायग्नोस्टिक स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ collections and physical examination, blood and urinary study, CBC ESR elevated, lymph node biopsy, lymph node की biopsy होगी, presence of red blood cells, lumbar punctures to find out whether their lymphoma is affected to brain and spinal cord. इसके चेक करने के लिए लंबर पंक्चर करेंगे, और उसके पंक्चर करने के बाद वहाँ पे हम कल्चर करेंगे उसके फ्लूइड्स का, जिससे हमें पता चलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशंस। बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये वहीं से कलेक्शन करेंगे। बैक पोर्शन पे हम जाते हैं। लंबर पंक्चर से ही हम बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए कलेक्शन करेंगे। पेरिफेरल ब्लड एनालिसिस, माइक्रोसाइटिक्स, हाइपोक्रोमिया, क्रोमिक एनीमिया, ये जनरली इस वक्त पेशेंट देखे जा रहे हैं। एवरी रिपोर्ट्स के अंदर माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और जिनमें ये कॉज बन रहा है उन्हें खतरा मौजूद है कि वो लिम्फोमा में जा सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स, फिलिक लिकोसाइटोसिस, ये अगर इमीडिएटली कंट्रोल में नहीं आता है, आप ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट देने के बाद जब पेशेंट अच्छा हो जाए, उससे कह के रखें कि भाई जब तुम कंप्लीट हमें दवा मेडिसिन बंद करनी होगी, तब हम आपकी ये जो रिपोर्ट है वो दोबारा करेंगे, और दोबारा करने में अगर ये चीज़ नॉर्मल आ रही है तो आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी, वरना फिर स्टार्ट रहेगी। कई बार पेशेंट हमसे भी कहते हैं कि नहीं सर, हम तो अच्छे हो गए, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, हम मेडिसिन बंद करते हैं। तो आप फ़ौरन वहाँ पे ये कहें कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अच्छे तो हो गए हैं, लेकिन दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जब तक रिपोर्ट सेटिस्फाई ना आ जाए, 100% श्योर रिपोर्ट नॉर्मल ना हो जाए, तब तक आपको मेडिसिन नहीं बंद करनी है। हमारा पूरा सिस्टम इसी तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं क्लिनिकल। CT स्कैन एंड MRI स्कैन provides 3-dimensional view and much greater details of the enlarged lymph nodes over the body. CT स्कैन्स बॉडी और या फिर MRI स्कैन इसलिए कराते हैं, पूरी बॉडी के अंदर हम लिम्फ नोड्स की कंडीशन को जान सकते हैं। होल बॉडी CT स्कैन कराते हैं। PET, a teeny amounts of radioactive glucose is injected to the body blood streams. Tissues that use glucose more than normal can be detect scanning mechanism. ये PET एक न्यू टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस सिस्टम है, जिसमें इंजेक्शन के मीडियम से रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला जाता है, और वो जा कर के टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक फ्लैम देता है, रोशनी देता है, और जिसकी वजह से वो पहचाने जा सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप की इन्लॉर्जमेंट हुआ है। मैनेजमेंट, एक केमोथेरेपी, इसकी जो है जनरली अभी फील्ड में केमोथेरेपी है। अब केमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी मेडिसिन तो हम अपने जैसे कि सभी ट्रीटमेंट करते हैं, इसी टाइप से इलेक्ट्रो का भी ट्रीटमेंट करेंगे, और जहाँ पर एक नॉर्मल एब्सेस, नॉर्मल फीवर, नॉर्मल इंजरीज का ट्रीटमेंट होता है, इसी तरीके से होगा। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन के डायल्यूशन का यूज़ करते हैं, और कितनी देर पे देना है, कितनी टाइम देना है, कितने दिनों तक चलाना है, इस पर डिपेंड करता है। फिर केमोथेरेपी इज़ द मेन ट्रीटमेंट फॉर लिम्फोमा। ये इंग्लिश मेडिसिन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है।
ABVD रिजिमेन, डेरामाइसिन, ये देखिए रूटीन में यूज़ करने वाली इनके वहाँ पे भी मेडिसिन यूज़ की जा रही है। और डॉक्सोरिबोसिन और ब्लियोमाइसिन और विनब्लास्टाइन, ये सारी मेडिसिनें इनकी हैं। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पे है तो जानकारी ले लेते हैं। और रेडिएशन में क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी यूज एक्सरेज एंड हाई एनर्जी बीम टू किल द कैंसरस सेल्स आर श्रिंक द ट्यूमर। इसे जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, लेकिन वो बाद में बॉन्ड्स फिर से रिफ्लेक्शन होता है। हमने आसपास कई पेशेंट्स को इस तरीके से दिया कि शुरू में तो बहुत अच्छे हो गए, 6 महीने 2 साल, किसी पेशेंट में 6 महीने के बाद रिएक्ट करके ऊपर आया कैंसर और स्प्रेड किया, किसी में 1 साल और किसी में 2 साल पे हमने देखा फिर वापस हुआ और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सका। बायोलॉजिकल थेरेपी, इट इज यूज टू हेल्प द इम्यून सिस्टम to recognize and attack leukemia cells. For example, Rituximab और Gemtuzumab और Ozimicin। ये जो थेरेपी है ये स्टीम सेल्स के जरिए पूरी ट्रीटमेंट होती है। स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट, वैक्सीनेशन है, सॉरी, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल थेरेपी है ये वैक्सीनेशन है, जिसमें सेल्स के अंदर कल्चर करते हैं और उसके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉडी के अंदर भेजते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा बॉडी उसे पहचानती है और उससे पहचान करके दूसरे भी सेल्स के लिए एक्टिव हो जाती है और उसे रिमूव कर देती है बॉडी से। लेकिन अभी इतना ज़्यादा ये देखा नहीं जा रहा है, बहुत कॉस्टली होता है। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशंस, इट इज़ द प्रोसीजर टू रिप्लेस डिजीज बोन मैरो विद द हेल्दी बोन मैरो। इसमें बोन मैरो किसी से लिया जाए और लेने के बाद वो बोन मैरो जो पेशेंट के अंदर है उसे एक्सचेंज किया जाए, न्यू बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ये एक थेरेपी होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट, इट इज़ द लिम्फोमा इज अ सीवियर इफेक्टेड द lymph nodes means to doctors may go for lymphadenocytomy, new site, lymphadeno lymphadenocytoma. If the metastasis occurs to any other organ such as the thyroid or stomach, the surgical removal of the affected organs is indicate। यहाँ पर सर्जरी करके उस अफेक्टेड ऑर्गन्स को निकाल देते हैं। अगर एक लिम्फ नोड है तो उस लिम्फ नोड को निकालते हैं और जनरली पूरे ऑर्गन्स को निकाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया, जैसे यूट्रस के अंदर लिम्फोमा पाया गया या सर्विक्स के अंदर लिम्फोमा पाया गया या ब्रेस्ट के अंदर लिम्फोमा पाया गया, तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि रिमूव तो कर दिया जाता है लेकिन वापस फिर से वो चीज़ डेवलप कर जाती है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहता है इम्प्योरिटी ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। तो जब इम्प्योरिटी ऑफ लिम्फ एंड ब्लड हुआ तो सेल्स सर्वाइव कर जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। फिर ऐसे कंडीशन में अगर हम किसी पार्ट्स को निकाल भी दें तो वहाँ कोई रिजल्ट नहीं रहता, क्योंकि एक उसके सेल्स जो हैं पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं। जब जिस जगह पे उनको टेम्परेचर राइज करेगा और वहाँ पे वो इम्प्लांट कर जाएंगे और उस आर्गन को इफेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ऑपरेशन तो सक्सेसफुल कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ, ये भी रहता है कि जैसे कि कुछ दिनों के लिए कई बार पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं और कई बार कुछ साल तक सही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, फिर बाद में वो दोबारा से इसी लिम्फोमा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, पेरेंट्स एंड adolescent must in educated and prepared for diagnostic and therapeutics procedures, or emotional resources in terms of variable communications. Nursing care also include preventing and complications or side effect of the treatment। यहाँ पर साइड इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट का, अगर ऑपरेशन भी किया गया या केमोथेरेपी दी गई। आगे की स्लाइड में ये चीज़ें मौजूद हैं, साइड इफ़ेक्ट किस तरीके से होते हैं। लेकिन
यहाँ पर इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई, लेकिन ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो नर्सिंग केयर आल्सो इंक्लूड प्रिवेंटिंग। जब हमारा पेशेंट एक टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट लेने आता है, ये एक गैस्ट्राइटिस का लेने आता है, या फिर स्टोमेटाइटिस का है, या किसी भी टाइप का, जब हम S1 बिफोर मिल देते हैं तो S1 सबसे पहले वहाँ पर पेरिटी ऑफ लिम्फ करते हैं यूज़ होता है। और A3 जहाँ पे हम यूज़ करते हैं या ए ग्रुप की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो जाता है। तो ये दो फैक्टर्स यहाँ हो गया। तो नर्सिंग केयर आल्सो इंक्लूड प्रिवेंटिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो साइड इफेक्ट हमारी मेडिसिन में तो आने के चांसेस है ही नहीं। अगर कोई आता भी है किसी अदर पैथी से वो ट्रीटमेंट ले चुका है तो यहाँ पर ये साइड इफेक्ट हमारी मेडिसिन रिमूव कर देती है। अब ऐसे पेशेंट जो कहीं से ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं तो इन्हें हम D3 से अगर डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं या D5 की स्ट्रॉन्ग डोज से हम देते हैं तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन एग्रवेशन चांसेस बढ़ जाते हैं, पेन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाती है, अदर्स कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 1:47 का जो स्पेजिक एसेंस से बना हुआ है हम डाइल्यूशन 3 या इससे ऊपर के डाइल्यूशन को दे सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी यहाँ पे। हमें 1:47 के D3 में से भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें 1:47 पे ही रिज़ल्ट अच्छा मिल गया है, और या फिर D5 में ही ज़्यादातर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो 1:47 भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर हम S1 से पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। सॉरी। Educate explanations regarding the side effect must be given about the treatment and its complications. लिम्फोमा, ये एक दूसरे ग्रुप से स्लाइड्स ली गई है। लिम्फोमा एक कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। कैंसर, लिम्फोमा नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, may arise within single or multiple LNS, arise from malign transformations of lymphocytes, cell of origin, B cells and T cells. Lymphomas divide into two main types, Hodgkin lymphoma HL जिसे कहते हैं 15%, और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा NHL 85% पाए जाते हैं। Learning objective by the end of session you should be able to: what is lymphoma, types of lymphoma, subtypes, epidemiology, stage of disease, sign and symptom, diagnosis, treatment, protocols, side effect and prognosis। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लड स्टेम सेल्स, मेलाइड स्टेम सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स और मायोब्लास्ट, ग्रेन्युलोसाइट्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। मायोब्लास्ट के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और स्नोफिल। मायोलाइड स्टेम सेल्स के अंदर ये तीनों आ रहे हैं, प्लेटिलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। ब्लड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फ के स्टेम सेल्स के अंदर लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स जब वीक पड़ जाते हैं या एब्सेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तभी जाकर के कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। म्यूटेशंस ऑफ सेल्स, मल्टीपल रीजनरेट सेल्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन डेवलप होता है, डेवलप के बाद उसे डिस्ट्रॉय होना होता है, लेकिन डिस्ट्रॉय ना होकर के खुद दूसरा नया सेल्स जब बनता है वो फिर से अपना नया सेल बना देता है। जैसे कि जाइगोट के अंदर होता है प्रोसेस कि दो सेल्स मिलते हैं, एक स्पर्म होता है एक ओवम होता है, दोनों मिल करके 4 सेल्स डिवाइड करते हैं, 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, फिर 2 से 4 होता है, 4 से फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे प्रेगनेंसी वाले केसेस में आप समझ सकेंगे बेहतर तरीके से फर्टिलाइजेशन के अंदर।
तो उसी तरीके से यहाँ बॉडी के सेल्स भी अपने तरीके से म्यूटेशंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। हॉजकिंस लिम्फोमा, मेल देन फीमेल, 1 पॉइंट मेल, 2:1 फीमेल। फीमेल की नंबर्स ज़्यादा होते हैं। डिजीज ऑफ द यंग कॉमनली bimodal एज डिस्ट्रीब्यूशंस, फर्स्ट पीक इन 20 से 30 जो एज ऑफ डिफरेंस है। सेकेंड पीक एज 50, लेस कॉमन, ये 50 पे कम देखे गए हैं। लेकिन ये अगर हमें अभी तक जो डेटा हमारे पास मौजूद है लिम्फोमास के जो क्लिनिकल पेशेंट्स हमारे पास आए, वो जनरली 20 टू 30 में मुझे ज़्यादा पेशेंट्स मिले हैं। और मेल में तो मुझे माउथ कैविटी के ज़्यादा मिले। ओल्ड एज में मुझे मिले हैं लंग्स लिम्फोमास के, और लीवर का भी नियर अबाउट 40 एंड 50 के अबाउट मिले हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट है, यूट्रस है, ये ज़्यादातर जनरली 30 के अकॉर्डिंग एज में मिले हैं पेशेंट्स। एराइज ए सिंगल एन और चैनल नोड्स HL appear to follow predictable patterns of nodal spread that are not seen within NHS, spread to first anatomical contiguous node orderly, typical from B cells line। यहाँ पे हम देखते हैं what is the line list in epidemiology। A line list is a table that contains key information but each cases in a outbreak, with each row representing a case and each column representing a variable such demographic, clinical and epidemiologic information is a risk factor and exposure। यहाँ पे सबसाइड इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, यहाँ पे डेटा जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे बताया गया है। ये अराइज सिग्नल्स नोट्स के चैन नोट्स के बारे में, तो यहाँ पर ये उसी का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो कॉजेज़ हैं, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्गेनेसिस हैं, परसेंटेज हैं। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन 9,089,897, फॉरेन बॉडीज़ 2,526, ट्रोमा 1,190, हेमरेज 786, 5.2% हुए। और सेंसोरियल डिसऑर्डर्स 344, 2.8 में है। ट्यूमर्स में 249, 1.65। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर 16, 0.10%। जैसे कि हमें आपको बताया कि रिस्पायरेटरी का मुझे केस अभी तक एक मिला। फंक्शनल डिसऑर्डर्स ये 0, नॉट क्लासिफाइड टोटल। टोटल यहाँ पे 15,000 और 100% में टोटल डेटा आया। इसमें ए नोड इज इन contact network represent in individual host and n edges between two nodes represent and interactions that occurring at any points in time for any period, which may allow disease transmission when individually behavior matters, homogeneous and network models and epidemiology। ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोसेस, विजुअलाइजेशन टूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, किस तरीके से यहाँ पे इनके सोशल एनालिसिस में बढ़ता हुआ चेंज दिखाया जा रहा है। मोस्ट का केस क्योर रेट 80 to 90%, 5 year or overall survival for all stage of HL is about 85%. Unknown etiology studies suggest an increased risk of HL in patients who have been infected with Epstein-Barr virus EBV 40%. Immunosuppressed
इंडिविजुअल HIV जिसे कहते हैं। HIV का मतलब एड्स ही नहीं है, ये जो कैंसर होता है इसे भी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसको भी कहा गया है। HIV जो कॉज एड्स के अंदर बनते हैं जिस तरीके से, वहाँ वायरस बाहर से आता है, इन्फेक्ट होता है, ये इंटरनली बॉडी के अंदर खुद वायरस बन जाता है जो इम्यून को कंजेक्ट कर लेता है, हायर कर लेता है, हाईजेक कर लेता है और डिफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। इसी वजह से HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी इसे भी कहा गया है। और इसका कॉजेटिव ट्रीटमेंट है तो एड्स का भी कॉजेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन EH के अंदर ही कहा जा रहा है। और कुछ केसेस में मुझे सक्सेस भी मिली HIV के अंदर, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब पेशेंट्स को खाना पीना अच्छा लगने लगता है तो वो मेडिसिन बंद कर देता है और वो समझता अपने आप को हम अच्छे हो गए, लेकिन उसी वक्त उसे ये खतरा हो जाता है कि जब अपने आप को अच्छा समझकर खुद ब खुद कई बार ऐसा होता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी मेडिसिन बंद कर दी होती है। कई पेशेंट्स ऐसे भी आए हमारे पास जो HIV के थे और कैंसर के थे, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी। बंद की किस कंडीशन में, जब वो पूरी तरीके से अच्छे हो गए, बस ये था कि अब इन्हें फाइनल रिपोर्ट निकाल करके और चेक करना है कि इन्हें मेडिसिन बंद की जाए या नहीं। सिम्टोमेटिक्स और सिस्टमेटिक जो एक्सटर्नल साइन एंड सिम्टम थे वो सब एब्सेंस हो गए। इस पे उन्होंने अपने आप को खुद ठीक मान लिया और मान करके मेडिसिन बंद कर दी। ऐसी कंडीशन में वो फिर से वापस अटैक हुआ और फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से होता है। तो ये जो इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये बॉडी के अंदर इफेक्ट जब तक पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो जाती बॉडी इम्यूनिटी को लेकर के, तब तक हम मेडिसिन नहीं बंद करते। और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी कम से कम 3 मंथ ट्रीटमेंट और देना होता है। तो HIV के अंदर भी मेडिसिन काम कर गई, जिसे देखा गया, लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा भी, लेकिन रिपोर्ट्स हम नहीं दे सकते क्योंकि वो पेशेंट 1 महीने तक कंटिन्यू मेडिसिन से गायब रहा। उसके बाद पता ही आया दोबारा, चलता फिरता हो गया, खाता पीता हो गया, ऑन बेड था और शादियाँ अटेंड करता हो गया। उसके बाद सडनली उसको लूज़ मोशन हुआ और लूज़ मोशन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर वो मेरे पास आया और फिर हमने भी उसे मेडिसिन दी, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन फ़र्स्ट टाइम भी इसी कंडीशन में किसी से सुन करके वो मेरे पास आया था। डायरिया था, लूज़ मोशन था और लूज़ मोशन की ही कंडीशन में कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, तब वो पेशेंट मेरे पास आया था और हमने ट्रीटमेंट दिया था ES से। पूरी तरीके से खाता पीता चलता फिरता सब कुछ, फीवर वगैरह सब कुछ अच्छा हो गया, बॉडी भी बिल्ड हो गई थी, मसल्स भी स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को अच्छा मान करके, और वज़न भी इंक्रीज़ कर रहा था, लेकिन अपने आप को अच्छा मान करके मेडिसिन बंद कर दिया, जिसकी वजह से फिर उसे बचाना मुश्किल हो गया। ऐसा बहुत से केसेस हमारे साथ हुए जो पेशेंट्स मेडिसिन ले जाते हैं, अपने आप से मेडिसिन बंद कर देते हैं, फिर उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पैथोफिजियोलॉजी, दिस malignancy cell in HL is now as the red stamber cell RSC। जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, FH भी होगा। ए पॉसिबल मॉडल पैथोजेनिस ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स, EBV, जर्मिनल सेंटर बीटा सेल्स और रेड RS सेल और साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो इन्फ्लेमेशन डेवलप करते हैं, लॉस ऑफ एपोटोसिस, ए पॉसिबल मॉडल ऑफ पैथोजेनेसिस। अब यहाँ से हम इस स्लाइड से हम कंट्रोल ब्रेक कर देते हैं। 36 स्लाइड्स हुई और हाँ, ये जो है स्लाइड यहाँ होनी चाहिए थी, हम इस स्लाइड को बताते हैं। जो स्टेज वाइज से है, देखिए ड्राइव में ये ऊपर नेक सर्वाइकल के पास है, फिर ये चेस्ट पे आया और आर्मपिट पे आया और फिर ये डायफ्राम पे आया और फिर यहाँ पे सब होता हुआ ये बोन्स को 4th स्टेज पे टच कर गया। तो ये चार्ट यहाँ पे था और हम 36 पे इस केस को बंद करते हैं और अगर आपकी डिमांड होगी तो ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, वरना फिर हमारा जो रूटीन है वो प्रोग्राम करने के बाद हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा, जो कंटिन्यू होने वाला है सैटरडे संडे,
लिम्फोमा को ख़त्म करने के बाद, एंड करने के बाद ये सारी पीपीटी आपको दे दी जाएगी। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं सैटरडे संडे में। और हमारा इरादा है हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी और फ्लैचुलेंस के लिए ऊपर लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। तो वो जैसे ही लिम्फोमा हमारा ख़त्म होता है वहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल